Hello everyone, this is रवि झा। आई एम क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अक्सर हम लोग सोचते हैं, इवन सुनते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग उस टॉपिक की वजह से अपने आप को सेफ भी महसूस करते हैं। एक शब्द अगर आप लीगल प्रैक्टिस में होंगे तो एक शब्द काफ़ी प्रचलित है, दैट इज़ कॉल्ड आपका प्रोटेस्ट पिटीशन। अगर हम प्रोटेस्ट पिटीशन के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं तो हिंदी में इसको नाराज़ी याचिका के नाम से जाना जाता है। तो आज की जो पूरी की पूरी चर्चा आपके साथ होगी, इस चर्चा में आमतौर पे हम यही जिक्र करेंगे और इसी बात के ऊपर पूरी की पूरी चर्चा केंद्रित होगी कि आखिर प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ फाइल करते हैं, किस वजह से फाइल करते हैं और क्या उसका कोई रिजल्ट भी निकल कर आता है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपको चलता हूँ, तो अगर हम क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, दैट इज़ द कैनन ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो वो क्या होता है? कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है एक एफआईआर से या वो शुरुआत होती है कंप्लेंट से। तो लेट सपोज आप एक व्यक्ति हैं, आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ, आप तुरंत थाने गए और आपने वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करा दी। आप पावरफुल व्यक्ति हैं और आपकी एफआईआर दर्ज हो भी गई। अब आफ्टर द रजिस्टरिंग ऑफ द एफआईआर अगला प्रोसेस क्या है? द पुलिस ऑफिसर दे विल हैव टू इन्वेस्टिगेट द केस। वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके पास एक तयशुदा वक्त भी है अपनी चार्जशीट को सबमिट करने के लिए। अगर ऑफेंस 10 साल से ज़्यादा है तो उनके पास अमूमन 90 दिन का वक्त होता है। अगर ऑफेंस 10 साल तक है या उससे कम है तो उनके पास जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो होता है 60 दिन का। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उनको चार्जशीट को सबमिट करना होता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एफआईआर में जो धाराएं होती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हीं धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट सबमिट हो, क्योंकि जब पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। आमतौर पर साक्ष्यों का जो एकत्रीकरण होता है, विटनेसेस को जो एग्जामिन किया जाता है, उनका जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, आमतौर पे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो आमतौर पे कई बार ऐसा होता है कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई उसमें चार्जशीट लगी नहीं और जिन धाराओं में चार्जशीट लगी उसका जिक्र आपके एफआईआर में था नहीं। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे निकल कर आती है कि व्हेन द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं या आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसा तो आप हो नहीं सकता ना कि जुडिशरी विल हैव टू इन्वेस्टिगेट या आप उसको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, क्योंकि आमतौर पे ये पुलिस के डोमेन में है, उसी को इन्वेस्टिगेशन करना है और जब उसको करना है तो उसको पता भी होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो आमतौर पे जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेती है तो जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड चार्जशीट। अब देखिए, चार्जशीट भी दो तरीके की होती है, ये इसके इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक चार्जशीट वो होती है जिसमें आप इस बात का जिक्र करते हैं कि इस मुकदमे के अंदर फला फला आरोपी थे, उनके खिलाफ फला फला आरोप जो है बाखूबी प्रमाणित होता है। और ये जो शब्द मैंने बोला है ना, लाइन बाखूबी प्रमाणित होता है, एग्जैक्टली ये शब्द आपके चार्जशीट में यूज़ किया जाता है। एक इसी चार्जशीट का एक नाम और होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट। आप लोग उसको एफआर या फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसमें ये किया जाता है कि भाई इनका नाम हमने उन्मोचित कर दिया, इनको हटा दिया, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत बनता ही नहीं है, इनके खिलाफ कोई भी केस बनता नहीं है, तो इस आधार पे इनका नाम चार्जशीट से हटाया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि यार यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम कैसे हटा दिया गया, जबकि उसने तो मेरे पर हमला किया था, उसने तो मेरे पर अटैक किया था। हाउ दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल? या आपको ये लगता है कि यार ऑफेंस तो 302 का बनता है, ये तो ग्रीवियस एक्ट में ला के छोड़ दे रहा है, या 304 में ला के छोड़ दे रहा है, या 304 ए में ला के छोड़ दे रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको गलत लग रहा है। तो अब आप पुलिस से तो बहस कर नहीं सकते हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास विकल्प होता है नाराज़ी याचिका का, जिसको कि प्रोटेस्ट पिटीशन कहा जाता है। आपने ओल्ड सीआरपीसी पढ़ा होगा, आपने ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, आपने नया वाला बीएनएसएस पढ़ा होगा, नया वाला बीएसए भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट पिटीशन जैसा शब्द है ना,
ये बेरक्त में शायद आपको कहीं भी देखने को ना मिले, और अगर गलती से कहीं मिल भी गया तो शायद उसको परिभाषित भी नहीं किया गया है। तो आखिर ये होता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि जो आपका इन्फॉर्मेंट होता है या जो आपके सो कॉल्ड विक्टिम्स होते हैं, जिनको ये लगता है कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, गवाहों का परीक्षण ठीक से नहीं हुआ, कलेक्शन ऑफ एविडेंस ठीक से नहीं हुआ, या जिस व्यक्ति का नाम डालना था उसको हटा के बाकी लोगों का नाम डाल दिया, या जो धाराएं बननी थी वो धाराएं तो बनी नहीं, आपने नॉर्मल धाराएं लगा दी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, जिस कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश की गई है, दैट इज कॉल्ड आपकी चार्जशीट हो सकती है, फाइनल रिपोर्ट हो सकती है, क्लोजर रिपोर्ट हो सकती है, अमूमन उसी कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन को दाखिल किया जाता है, जिसको कि नाराज़ी याचिका कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन को दाखिल करेंगे तो उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के पहले हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपने इंटायर जो भी चार्जशीट पुलिस की तरफ से कोर्ट में सबमिट की गई है उसका आपने बारीकी से अन्वेषण किया होगा, या उसको आपने बारीकी से पढ़ा होगा, देखा होगा। क्योंकि वाइल यू आर विलिंग टू ड्राफ्ट दी प्रोटेस्ट पिटीशन ना, तो उसमें आपको एक एक बात का जिक्र करना ज़रूरी होता है। क्या कॉज ऑफ एक्शन था, क्या इश्यूज थे, कहाँ पर आपको लग रहा है कि गलत हो गया, कहाँ पर आपको लग रहा है कि धाराएं ऊपर नीचे कर दी गई हैं, कहाँ पर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने फेवर किया है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रकार का बाइस्ड अप्रोच आपको देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कोर्ट में एक नाराज़ी याचिका दाखिल करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड आपका प्रोटेस्ट पिटिशन। अब जाहिर सी बात है, जब प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल होगी तो मजिस्ट्रेट साहब तो उसके ऊपर भी कॉग्निजेंस लेंगे, और अमूमन ये वही कोर्ट होती है जहाँ पे चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जाती है। अब सवाल ये है कि जब उनके पास ये याचिका आएगी वो आपको सुनेंगे, आपका मतलब आपकी काउंसिल को सुनेंगे, फिर आपके जो काउंसिल है वो उनको बताएंगे कि देखिए सर, यहाँ पे ये दिक्कत हुई थी, ये प्रॉब्लम थी, और इन सारी चीज़ों का आपको पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज आपको सारी चीज़ों का डिटेल विश्लेषण करके आपको बताना पड़ेगा। अब जब मजिस्ट्रेट आपकी बातों से संतुष्ट हो जाएंगे तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, आइदर ही विल सेटिस्फाइड और नॉट। अगर संतुष्ट हो गए तो वो क्या करेंगे, वो उस चार्जशीट को या क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए और दूसरी चार्जशीट सबमिट करिए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी जो प्रोटेस्ट पिटीशन है उससे वो सेटिस्फाइड ना हो, उनको ये लगे कि सिंपली आप कोर्ट का वक्त ज़ाया करने के लिए आपने पिटीशन फाइल की है, या इसका कोई लॉजिक नहीं है, या इसमें आपने जो भी पॉइंट्स आपने जिक्र किए हैं वो सारी की सारी चीज़ें इरेलेवेंट हैं, अननेसेसरी आपने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पॉइंट आउट किया है। तो आमतौर पे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपकी याचिका को खारिज भी कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर फिर से हो जाएगा, और अगर खारिज कर दिया तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन को एज अ कंप्लेंट ट्रीट कर लिया हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पे उन्होंने पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। दे इवन नॉट डिस्क्लोज टू दैट कंसर्न पुलिस अथॉरिटी, बट उन्होंने इस प्रोटेस्ट पिटिशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर लिया, और फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपका 200-202 में एग्जामिन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको एग्जामिन किया जाएगा। इस केस के अंदर जो अदर विटनेसेस हैं जो आपको लग रहा है उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन अक्सर आपको देखने को मिलता है, और जब ये पिटीशन फाइल की जाती है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उनके इन्वेस्टिगेशन को लेके, उनके बिहेवियर को लेके, उनके बर्ताव को लेके, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह भी पैदा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि लेट द जुडिशरी विल हैव टू डिसाइड कि क्या ये प्रोटेस्ट पिटीशन सही है या गलत है। आमतौर पे देखा यही जाता है कि यूजुअली जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि इस मामले को लेके कई बार कोर्ट ने भी सीरियस संज्ञान लिया है और कहा है कि जिस तरीके से आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उस तरीके से शायद आपने नहीं किया, जिस त्वरित गति से आपको करनी चाहिए शायद उस त्वरित गति से भी आपने नहीं किया। कई बार आपने इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा भी होगा कि पता चला डेड बॉडी कंटामिनेट हो रही है, एविडेंस टेम्पर्ड किए जा रहे हैं, जो आपका प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन था वो भी आपका पूरी तरीके से वॉश आउट किया जा रहा है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर वेटिंग। अब वेटिंग फॉर हूँ, नो बडी नोज, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन समय जब जाता है ना तो जो एविडेंस की एविडेंट्री वैल्यू होती है
वो भी कहीं ना कहीं आपकी कम होती जाती है, या वो भी कहीं ना कहीं आपकी घटती चली जाती है। सो दिस इज़ दी होल कॉन्सेप्ट इन कंटेक्स्ट टू प्रोटेस्ट पिटिशन, जिसको कि हम लोग नाराज़ी याचिका के नाम से भी जानते हैं। शुक्रिया।